आज हमारे साथ कार्यक्रम में एक खास कंपनी कार्य शामिल हो रही है और वो है इजी ट्रिप प्लानर्स। जी हाँ, इस कंपनी का आईपीओ खुला है और आज है इस आईपीओ का आखिरी दिन। कल तक 7 गुना से ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका था। 186 से 187 रुपये का प्राइस बैंड है। 510 करोड़ रुपए का आईपीओ है, लेकिन ऑफर फॉर सेल है। पैसे कंपनी के पास नहीं, ऑफर फॉर सेल में प्रोमोटर्स के पास जाएंगे। 100% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की घटकर रह जाएगी 75% और करीबन करीबन 2000 करोड़ का मार्केट कैप होगा इशू प्राइस पर कंपनी का। अगर आप चाहें तो रिटेल कैटेगरी में 80 शेयरों के लॉट में आप पैसा लगा सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपके लिए 14,960 रुपये का। आइए पहले कंपनी के बारे में बता दूं। 2008 में इजी ट्रिप प्लानर्स की शुरुआत हुई थी और 2018, 19 और 20 ये 3 वित्त वर्ष में देश में मुनाफा कमाने वाली इकलौती ट्रैवल कंपनी है। एयरलाइन टिकट बुकिंग, होटल्स और हॉलीडे पैकेजेस, ये तीनों कारोबार कंपनी करती है। साथ ही रेलवे, बस, टैक्सीज, टिकट्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा प्रोसेसिंग, ये सारे कारोबार करती है और 60,000 के आसपास इनके ट्रैवल एजेंट्स पूरे देश भर में है इस वक्त। और बुकिंग का जो रेवेन्यू आता है उसके लिहाज से आप देखेंगे तो देश की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी है इजी ट्रिप प्लानर्स। इजी ट्रिप प्लानर्स के होल टाइम डायरेक्टर प्रशांत पिट्टी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2016 से बोर्ड में है। आप आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स ले चुके हैं और साथ ही टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, मीडिया, ये सारा काम जो है इजी ट्रिप प्लानर्स का पित्ती साहब संभालते हैं और लगभग 9 साल का अनुभव इस फील्ड का रखते हैं। प्रशांत पित्ती साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई सर, आपके आईपीओ को रेस्पॉन्स ज़बरदस्त मिल रहा है। ऑलरेडी पहले 2 दिनों में काफ़ी बेहतरीन रेस्पॉन्स मिला है। एक चीज़ सबसे पहले समझाए, मैं आपकी कंपनी के बारे में बात करूँ। नाम इजी ट्रिप प्लानर्स है, लेकिन जब हम आपकी वेबसाइट पर जाते तो ईज माई ट्रिप है। ये दोनों में फ़र्क है। किस नाम से आपकी कंपनी को जाना और पहचाना जाए? easemytrip.com के नाम से हम लोकप्रिय है और हम अपने थर्ड लार्जेस्ट थे पिछले साल तक। इस साल फॉर द लास्ट 9 मंथ्स अगर आप एयर टिकट वॉल्यूम्स के बेसिस पे देखें तो हम सेकंड लार्जेस्ट है एज पर द क्रिसिल रिपोर्ट। ओके, वंडरफुल। 2018 में आपने 2016 में कंपनी की शुरुआत की। ये आइडिया कहाँ से आया कि एक इज माई ट्रिप टाइप की भी एक कंपनी होनी चाहिए और इसमें हम शुरुआत करें टाइप्स? वेल बेसिकली स्टार्ट तो ऐसे हुई थी कि हमारे फादर कोल ट्रेडर हैं, वो उसकी वजह से काफी ट्रैवल करते रहते थे। तो 2008 में मेरा जो सबसे छोटा भाई है रिकांत, उसने सोचा कि पापा के टिकट्स बनाना शुरू करता हूँ। तो वहां से हमारा ये कंपनी का प्रचलन शुरू हुआ था। तो जो मैं डेटा देख रहा था, ऐसा आपकी कंपनी क्या अलग से कर रही है प्रशांत जी? या इकलौती कंपनी है जो पिछले 3 साल से फाइनेंशियली प्रॉफिट में, बाकी दूसरी जो कंपनियां हैं ट्रैवल बुकिंग करने वाली, ये बड़े लॉस में चल रही है, बड़ी मुश्किल से ब्रेक इवन कर रही है, तो आप ऐसा क्या अलग से हट कर रहे हैं? वेल बेसिकली सिर्फ हम प्रॉफिटेबल नहीं है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी भी हैं लास्ट 2 साल की। हमारा जो ईयर ऑन ईयर क्यूमुलेट हमारा ईयर ऑन ईयर जो ग्रॉस बुकिंग वॉल्यूम है वो 47% ग्रो हो रहा है लास्ट के 2 साल से। वो भी कॉम्पिटिशन से ज्यादा है। तो अगर क्वेश्चन आपका ये है कि हम कर क्या डिफरेंट है, तो एक्चुअली में हमारी कंपनी का जो कोर फिलॉसफी है वो ये है कि एयर टिकट एक कमोडिटी प्रोडक्ट है जो कि आप कहीं से भी ले आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारी फिलॉसफी ये है कि अगर आप अपने कॉस्ट को कम रखें और लोगों को सस्ते प्राइस पे एयर टिकट ऑफर कर सके। हम कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते हैं, हम लोगों को ऑप्शन देते हैं कन्वीनियंस फीस पे नहीं करने का। और इस वजह से हमने मार्केटिंग बहुत कम की है। हमारा मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर हमारे कॉम्पिटिटर से 1/40 है। तो हमारी जो भी ग्रोथ हुई है वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हुई है। लोगों ने एक दूसरे को बताया कि यहाँ पे टिकट सस्ती पड़ती है, यहाँ पे कन्वीनियंस फीस पे नहीं करना पड़ता है। और पिछले 11 सालों से हम ये बहुत सस्टेनेबली और कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट करते आए हैं। उसकी वजह से अब लोगों की साइकी ये हो गई है कि क्या फायदा हम 1 घंटा किसी और वेबसाइट पे लगाकर पहले डिस्काउंट कूपन ढूंढे और बाद में कन्वीनियंस फीस पर करें। इससे अच्छा इजमा ट्रिप है, 4 मिनट के अंदर आए, कन्वीनियंस फीस पे नहीं करी और आपको सस्ती फ्लाइट टिकट्स मिल गई। अब हमारा जो फ्यूचर है वो ऑब्वियसली हम हर जगह ग्रो कर रहे हैं। हम चाहते हैं हम अपने इंडियंस के लिए हर टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो हमने पिछले 2-3 साल से बहुत फोकस शुरू किया है अपना होटल्स पे, हॉलीडेज पर। और जैसे जैसे इंडियन मिडिल क्लास इनकम की आय बढ़ती जा रही है, हॉलीडेज पे ही खर्चा हो रहा है और ऑनलाइन का जमाना है, हम सब ऑनलाइन ही बाय कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें उम्मीद है आगे की। परफेक्ट। अच्छा सर, मैं आपके जो डेटा देख रहा था, मुझे लगा कि
इतने बढ़िया, इतने बेहतरीन डेटा कैसे हो सकते हैं, टू गुड टू बिलीव। जैसे आपके मार्जिन, प्रॉफिट के मार्जिन पिछले 2-3 साल में 19-20% के आसपास हैं, लेकिन इस साल कोविड पीरियड में बढ़कर 38% आ गए शुरुआत के 9 महीनों में। लगभग दुगुने। ये कैसे हुआ और क्या ये फिर आगे सस्टेन हो सकते हैं या वापस कम आ जाएंगे? इसके कुछ रीजन हैं। पहला रीजन तो ये है कि इस कोविड के दौरान पूरे इंडस्ट्री में कंपटीशन कम था। हम्म। सबके सब डिस्काउंट्स कम दे रहे थे, तो हमने भी डिस्काउंट्स बहुत कम किए, तो इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। और दूसरा रीजन एक ये भी था कि हमने पिछले 9 महीनों में, पिछले 9-10 महीने कोविड के टाइम में हमने बहुत ऑटोमेशन का काम किया। फॉर एग्जाम्पल, जब जब कोविड चल रहा था और कोई भी कॉल पिक नहीं कर पा रहा था, कॉल सेंटर्स वर्क नहीं कर रहे थे, तो हमने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर दिया अपनी वेबसाइट से। तो हमारे जो कस्टमर्स है, अगर उनको कोई भी सर्विस चाहिए थी, तो वो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते थे, और हमारे कॉल सेंटर में कॉल पिक करने की जगह हमारा जो एजेंट है, उसको मैसेज हमारे डैशबोर्ड पे दिख जाता और वो रिप्लाई कर पाता। तो इससे ये हुआ कि पहले एक कस्टमर सर्विस वाला जो एजेंट है, वो एक आदमी से एक टाइम पे बात कर पा रहा था, बट अब वो एक एजेंट लगभग 10 लोगों से एक साथ चैट कर पा रहा है। तो वहां पे बहुत ऑप्टिमाइजेशन हुई है हमारी। प्लस कस्टमर के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया है। मतलब आप क्यों चाहेंगे कि आप आधे घंटे तक फोन पे होल्ड पे रहें टू गेट योर आंसर्स, राइट? इजंट हम्म। इट बेटर कि आपने एक मैसेज ड्रॉप किया व्हाट्सएप पे और आधे घंटे बाद आपको रिस्पॉन्स आ गया। तो ओके। बहुत सारी चीजें की हमने इस कंपनी या इस लॉकडाउन के दौरान, जिससे हमारा ऑटोमेशन में बहुत फर्क पड़ा है। प्लस जो और भी बड़ा पॉइंट वो यही है कि कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत कम था। काफी सारे छोटे ओटीए प्लेयर्स वाइप आउट भी हो गए, अनलकीली बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन तो सर, कंपटीशन की वजह से लेकिन मार्जिन बढ़े। प्रशांत जी, लेकिन चूंकि जैसे आपकी कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है, राइट? मुश्किल से 2% आपका वो टोटल एसेट्स का जो है, जहां आपका इन्वेस्टमेंट एसेट्स के तौर पर है, बाकी तो एम्प्लॉयज़ बिल्कुल। वगैरह के खर्चे हैं, तो फिर तो कंपटीशन बड़ा बढ़ सकता है, कोई भी आ सकता है, डिसरप्शन हो सकता है। देखिए, हम तो इस कंपटीशन के अंदर ही पले बड़े हैं। जी। पिछले 11 सालों से हम इस कंपटीशन से लड़ते आए हैं। राइट। ऐसा नहीं है कि जब हम हमारी शुरुआत हुई थी उस टाइम कंपटीशन नहीं था, बल्कि अब तो चीजें थोड़ी आसान होती जा रही है हमारे लिए। हमारा नाम प्रचलित हो जा रहा है, हम सेकंड लार्जेस्ट हो गए हैं। तो आप सोचिए, बैक इन दी ईयर्स, जब हमारे पास में ना बेसिकली हमने कभी फॉरेन फंडिंग उठाई है, तो ये कंपनी 100% ओन बाय अस है। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास में तो डीप पॉकेट्स थे। मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो खर्च कर सकते थे मार्केटिंग के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर। तो हम तो उस दौरान से भी निकले हैं जब उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं था प्रॉफिटेबल होने का। अब तो उनके ऊपर प्रेशर भी है प्रॉफिटेबल होने का, तो चीजें तो हमारे लिए आसान होती रही है। कंपटीशन से हमें डर नहीं लगता है। परफेक्ट, ठीक बात है। अच्छा सर, कुछ और चीज़ें जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके प्रोस्पेक्टस में आपने लिखा है कि पहले आपके मूवी से रिलेटेड आप काफ़ी मूवीज़ भी आप प्रोड्यूस कर चुके हैं, कोयले का कारोबार भी आपका था, जैसा आप बता रहे थे आपके फादर शायद उस बिजनेस में थे, स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड भी काम था, तो क्या ये बिजनेसेस अभी भी हैं या बंद कर चुके हैं, और वो बिजनेसेस करने के पीछे क्या लॉजिक था, क्या रीज़न था? ये सबका सब 2017-18 में खत्म हो चुका है। ओके। और जैसे फादर का मैं बताता हूँ, हम्म। एक पर्टिकुलर साल हमने अपने फादर की मदद करने की, ये 100% ओन बाय अस थी। हमारे पास में कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं थे, और कंपनी हमेशा ही कैश रिच रही है। अभी भी हमारी कंपनी में 208 करोड़ कैश या फिर एफडी के फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। तो पिछले कुछ सालों में 2016-17 की बात करता हूँ, तो हमने हमने सोचा अपने फादर की मदद कर देते हैं। और हमने एक साल लगभग 53 करोड़ का टर्नओवर कोल का फादर को अपनी कंपनी के थ्रू करने दिया था। जो कि अगर आप पूरे बेस पे देखें तो वो 2000 करोड़ का टर्नओवर था, तो 50 करोड़ कुछ ज्यादा वैल्यूएबल नहीं था। लेकिन हमें जैसे रियलाइज हुआ कि ये तरीका ठीक नहीं है, हमने ये बंद कर दिया, और आगे इसको हमने कंटिन्यू नहीं किया। ये 2017-18 में हम खत्म कर चुके हैं, 4 साल हो गए इस बात को। एक और आपके आरएचपी मूवी में। के बारे में आपने जी। पूछा, तो ये हमने मूवी के अंदर बेसिकली, हमारा मूवी का सोल पर्पस यही था कि ईज़मा ट्रिप को प्रमोट किया जाए मूवी के अंदर। बहुत सारी मूवीज के अंदर ईज़मा ट्रिप प्रमोशन हुआ है, लेकिन हमें लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि वो भी हमें रियलाइज हुआ कि वो भी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है, सस्टेनेबल मार्केटिंग मॉडल नहीं है। तो हमने 2016-17 में वो चीज भी खत्म की। ओह, इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो वो ब्रांड बनाने के और प्रमोशन के हिसाब से आपने मूवी प्रोड्यूस की है, ठीक है। करेक्ट। परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ जो आपके आरएचपी में दिख रही है सर, पिछले 3 साल से कुछ आपके टैक्सेस पेमेंट ड्यू है, जो आपके ऑडिटर्स ने भी हाईलाइट किए हैं, उसके पीछे एक बार कारण बताएं। FY 18, 19, 20 में क्यों ये ड्यू रहे हैं? बेसिकली और दूसरा ये कि एक 126 करोड़ की कंटीजेंट लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, जो आपकी टोटल एसेट्स की लगभग 36% है। ये लाइबिलिटी क्या है, कब तक खत्म होगी, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें दर्शकों को। पहले तो मैं कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में बता देता जी जी। हूँ। थोड़े बहुत केसेस हैं जो इट्स अ मैटर ऑफ सब जुडिस, तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। आरएचपी में सब कुछ मेंशन है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आपने किसी के ऊपर किए और 2-3 साल के बाद में उन्होंने वापस आपके ऊपर कर दिए। कुछ कुछ वैसे केसेस हैं, और कुछ स्टैट्यूटरीज है। तो इसके अंदर मैं ज्यादा मैं कुछ खास कह नहीं सकता। वो तो आरएचपी में मेंशन है, और आईपीओ का मोड है, तो आपको भी पता है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता इस चीज के बारे में।
मैं आपको दर्शकों को कहूंगा वो जाके डिटेल में देखे तो उनको सब समझ में आ जाएगा। ओके। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि मैं आपका भूल गया, आपका पहला वाला एक क्वेश्चन क्या था? एक तो कंटिजेंट लायबिलिटी को लेकर, दूसरा जो आपके कुछ टैक्सेस के पेमेंट ड्यू है उसको लेकर, हाँ, जीएसटी, तो इनकम टैक्स वगैरह। इस इंडस्ट्री के अंदर काफी कुछ अनक्लियर था, सिर्फ हमारे नहीं, हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ भी काफी कुछ अनक्लियर था। कुछ टीसीएस आना था जो एयरलाइंस की तरफ से आना था, तो वहां पे भी कंफ्यूजन था। वो कंफ्यूजन धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता जा रहा है, और आप देखेंगे तो जो टैक्स ड्यू अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है ठीक बात है, एज टाइम गोज। बिल्कुल समझ सकते हैं। जीएसटी जब से रोल आउट हुआ है तब से काफ़ी क्लेरिफिकेशन धीमे धीमे आ रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारी पता इंडस्ट्री चले। में बहुत 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 अनक्लियर था। कुछ पार्ट ठीक बात एयरलाइन है, से पहले आना था, एयरलाइन कहते हैं हम बाद में देंगे, बहुत अनक्लियर था। वो धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है और आपको दिखेगा वो नंबर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। जैसे जैसे क्लैरिटी आ रही, चीज़ें बैक टू ट्रैक है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं सर, आपके रेवेन्यू की ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त दिखी है, लगातार साल दर साल बढ़िया आ रहा है। एक चीज़ आपने दिखा है कि आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम में ये है कि क्लेम्स रिटर्न बैक, ये क्या किस तरह की कमाई है, और क्या इस बार तो हमें लगभग आपके रेवेन्यू का ऑपरेशन से जो आ रहा है उसका 65% ये दिख रहा है, क्या इस तरह की कमाई कंटिन्यूस है या वन टाइम है? वेल बेसिकली पहले तो मैं समझा दूं ये यूएसी है क्या। ये कुछ पैसा है, कुछ कैंसिलेशन का पैसा हमें हाथ के हाथ उसी साल में नहीं मिलता है, हमें 2 साल के बाद मिलता है। ओके। तो 2 साल के बाद जो पैसा रोल बैक होता है उसको हमने अदर इनकम में डाल रखा है, लेकिन एक्चुअली में वो कैंसिलेशन सर्विस फीस का ही पार्ट है। वो कैंसिलेशन सर्विस फीस का पार्ट हमारी बुक्स में तो रहता है, लेकिन हम उसे लायबिलिटी के तौर पे रखते हैं, और 2 साल के बाद में हम उसे रेवेन्यू बुक करते हैं, जिसको हम यूएसी कहते हैं। क्योंकि वो 2 साल के बाद आ रहा है, सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं आ रहा है, इसलिए उसे अदर इनकम में रखना पड़ रहा है। तो ये हमारे बिजनेस मॉडल का बहुत अच्छा पार्ट है। और इस साल आपको ज्यादा अमाउंट, पिछले 9 महीने के लिए आपको ये अमाउंट ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस साल टोटल टिकट, ये 2 साल पुराना अमाउंट आया है। तो 2019 में तो हमारी बुकिंग्स बहुत अच्छी हुई थी, इस साल हमारी बुकिंग्स कम हुई है थैंक्स टू कोविड, इसलिए इस साल के प्रोपोर्शनेटली वो नंबर बड़ा दिख रहा है, नहीं तो वो नंबर इतना बड़ा नहीं है। अच्छा प्रशांत जी, जो लोग आपकी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, जो आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, एक थोड़ा ब्रॉड व्यू चाहते हैं, मैं जानता हूं कि आपका इशू खुला है तो आप बहुत ज़्यादा शायद फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट ना भी दे पाएं, एक ब्रॉडर आइडिया दीजिए कि जो लोग समझना चाहते हैं कि 3 साल 5 साल में कंपनी क्या हो जाएगी, किस तरह का विजन आपका है, कितनी बड़ी बन सकती है, किस तरह की ग्रोथ हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया दें। बिल्कुल। पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हमारी शायद बहुत ही रेयर एग्जांपल होगा पूरे वर्ल्ड में कि एक कंज्यूमर टेक कंपनी, एक इंटरनेट कंपनी प्योर, हमारे कोई ऑफलाइन सेंटर्स नहीं है, हमें आप सिर्फ और सिर्फ हमारी मोबाइल ऐप या हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। तो एक इंटरनेट कंपनी बूटस्ट्रैप कहते हैं, जिसने कभी कोई पैसा रेज नहीं किया, जिसने कभी भी पैसा ग्रोथ के लिए इन्वेस्टर्स का पैसा बर्न नहीं किया, हमारी एक वैसी कंपनी है जो बूटस्ट्रैप्ड है और अब आईपीओ के गेट पे पहुंच चुकी है। तो ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए भी एक गौरव की बात होनी चाहिए। और हमने बहुत मेहनत की है पिछले 13 सालों से यहाँ पे पहुंचने के लिए। हमने एक्चुअली तो सोचा भी नहीं था कभी कि हम यहाँ पे पहुंच पाएंगे, बट ऐसा दिन आ रहा है आज के टाइम में। और आगे के लिए अगर मैं बात करूंगा तो हम अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखना चाहेंगे। आपने देखा कि हमारी ग्रोथ काफी फास्ट है, हम 47% ईयर ऑन ईयर ग्रो करें और हम ग्रो कर सकते हैं और भी बहुत सारे साल। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले 9 महीने के अंदर अगर हमने टोटल एयर सेगमेंट्स बेचे हैं 3.2 मिलियन, और जो हमारे कॉम्पिटिटर है, हमसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसने बेचे हैं 8.5 मिलियन। तो अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। हमारा जो विजन है कि हमें हमें प्राइस के ऊपर कंट्रोल रखना है, हमें अपने खर्चों पे बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल रखना है, हमें यूनिट प्रॉफिटेबल रहना है, हमें जो भी करना है हमें यूनिट प्रॉफिटेबल करना है। ये कंपनी का कोर है और वो कोर से हम हटेंगे नहीं, वो कोर से हम कंटिन्यू रहेंगे फ्यूचर में। तो चाहे हम हॉलीडे करें, चाहे होटल करें, चाहे बस करें, चाहे ट्रेन करें, हम जो भी कर रहे हैं हम यूनिट प्रॉफिटेबल कर रहे हैं और हम यूनिट प्रॉफिटेबल करना चाहते हैं। हम ये नहीं करना चाहते कि आज नुकसान करे कल कमाई करे, इस तरह का हमारा फिलॉसफी नहीं है। हम उसी फिलॉसफी पे कंटिन्यू रखना चाहेंगे। ठीक बात है, इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। और प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आपके आईपीओ के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि आज आखिरी दिन आईपीओ को बेहतरीन रेस्पॉन्स आपके मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर।